हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम सॉल्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे अल्कोहल, फिनोल और ईथर के, और एमसीक्यूज के साथ उनके कंसेप्ट को समझेंगे। ये जो कंसेप्ट को समझेंगे, ये जो पूरे एमसीक्यूज हमने बनाए हैं बच्चों, पूरे जो एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसमें अल्कोहल, फिनोल, ईथर के पूरे जितने भी मैक्सिमम कंसेप्ट है सारे के सारे कवर किए गए हैं। इन एमसीक्यूज के बाद मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हाँ क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। आपके किसी कंपिटेटिव एग्जाम में, नीट में है, जेई में, और किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद और इनके जो कंसेप्ट है उनको समझने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक में से आ रहा है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को पहले क्वेश्चन से। अभी मेरे पास पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या बोलता है, मेरे पास ये एल्कीन दे रखी है। एल्कीन की पहले स्टेप में जब मैं रिएक्शन करवाऊं मर्क्यूरिक एसीटेट से और वाटर की प्रेजेंस में, और सेकंड स्टेप में उसके बाद रिडक्शन करवाऊं सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो मेरे पास एक्स प्रोडक्ट क्या आएगा, मेरे पास एक्स प्रोडक्ट क्या आएगा, ये मेरे पास पूछा हुआ है 4 ऑप्शन देके। ठीक है, अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, जब भी बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई रिएक्शन दिखे, उसे प्रोडक्ट पूछा हुआ है, रिएक्शन दिखे, प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो आपको पहली चीज जो करनी है, पहली चीज जो हमें करनी है वो है कि हमें डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है। और एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हमें आते हैं, तो या तो बहुत ही कोई नेम रिएक्शन होगी या कोई इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होगा। मैक्सिमम टाइप वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हो या कोई नेम रिएक्शन हो, क्योंकि ऐसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हजारों और लाखों रिएक्शन है, सबको याद करना तो पॉसिबल नहीं है। पर इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन से या किसी नेम रिएक्शन से ही मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब इस केस में मुझसे पूछा हुआ है ये, जब भी अब इस केस में इस क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, मुझे पता है एक यूनिक सा रिएक्टेंट है मर्क्यूरिक एसीटेट का जब भी एल्कीन के साथ रिएक्शन होता है और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो ये मैंने पढ़ा हुआ है। ये मैंने कहां पढ़ा हुआ है? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में मैंने ये चीज पढ़ी हुई है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में मैंने ये चीज पढ़ी हुई है। जब मैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में ये चीज को, अपने कंसेप्ट को याद करूंगा, तो मुझे याद आएगा, हाँ हमने लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, ये कौन सा रिएक्शन है? ये है मेरे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रिएक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रिएक्शन। अगर मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के रिएक्शन पे पहुंच गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन के रिएक्शन पे पहुंच गया, मुझे समझ आ गया कि हाँ ये रिएक्शन जो है वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन का रिएक्शन है, तो उसके बाद तो मेरा आंसर इजी है, उसके बाद तो मुझे मेरा आंसर इजी है। अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन की खास बात क्या होती है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, जो हमें पता होना चाहिए। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए तो पहले तो आपको मर्क्यूरिक एसीटेट दिखना चाहिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड दिखना चाहिए। अगर ये चीजें आपको दिख रही हैं, तो आपको पता है ओएमएस डीएमएस आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इस रिएक्शन में होता क्या है मुझे पता है। हम एक एल्कीन लेते हैं, एल्कीन की रिएक्शन करवाने के बाद मर्क्यूरिक एसीटेट और वाटर के साथ पहले स्टेप में, उसके बाद उसकी रिडक्शन करवाएं सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है अल्कोहल। हमारा बनता है अल्कोहल, एल्कीन से बनते हैं अल्कोहल। पर इस रिएक्शन की खास बात जो हमें कंसेप्ट याद रखना है हमेशा, कि जो ये जो एडिशन होती है इसके अंदर, एडिशन एल्कीन के अंदर एडिशन किसकी होती है? वाटर की एडिशन होती है एल्कीन के अंदर और हमें मिलता है अल्कोहल। एल्कीन के अंदर वाटर की एडिशन हुई, हमें मिला अल्कोहल। वाटर की एडिशन का मतलब क्या हुआ? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऐड होंगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऐड होंगे डबल बॉन्ड के अराउंड H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऐड होंगे। और खास बात क्या है, ये जो एडिशन है ये याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, OMS DMS के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो ऐड होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, तो मार्कोनिकॉफ रूल जब फॉलो करेगा तो मेरा आंसर इजीली मुझे समझ आ गया। मुझे एल्कीन के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऐड करनी है एज पर मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल मेरे पास क्या कहता है, इसको तो हम एल्कीन से पढ़ते आ रहे हैं, अब तक हमें याद हो जाना चाहिए ये चीज कि मार्कोनिकॉफ रूल हमारे पास ये कहता है कि जब भी डबल बॉन्ड के अराउंड एडिशन होगी तो H पॉजिटिव उस कार्बन पे जाएगा
डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा, H उसके पास जाएगा जिसके पास पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन हो। जिस कार्बन के पास पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन होगी, H पॉजिटिव उसके साथ जाके ऐड हो जाएगा। सिंपल समझिए, यहां पे डबल बॉन्ड के अराउंड 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड के अराउंड 2 कार्बन है, H पॉजिटिव वहां जाके ऐड होगा जहां पे दोनों में से ज्यादा हाइड्रोजन होगी। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हैं, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हैं, तो ये हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगी। इस कार्बन के पास बन जाएगा CH3, बन गया CH3, और जो OH बना वो यहां ऐड हो गया। मेरा आंसर आ गया C, मेरा आंसर आ गया C। सिंपल था। हमने सिर्फ कंसेप्ट कौन सा यूज किया, हमें पता होना चाहिए कि एल्कीन से अल्कोहल बनते हैं, एल्कीन से अल्कोहल बनते हैं। OMS DMS के अंदर एल्कीन से अल्कोहल बनते हैं, H पॉजिटिव और OH की एडिशन होती है, एज पर मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन होती है। अब हमारे पास क्वेश्चन में इसको छोड़ के कोई भी एल्कीन आ जाए तो हम उसका आंसर इजीली कर सकते हैं। कोई भी एल्कीन आ जाए उसका आंसर हम इजीली कर सकते हैं। हमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ही ऐड करना है, एज पर मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ऐड करना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या पूछ रहा है, ऑन रिडक्शन ऑफ कंपाउंड X, ऑन रिडक्शन ऑफ कंपाउंड X विद हाइड्रोजन, X की रिडक्शन की हमने हाइड्रोजन से, एंड निकल एज ए कैटलिस्ट वी ऑब्टेन्ड प्रोपेनोल। हमें क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने एक कंपाउंड X की रिडक्शन की हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में, और हमें हमारा प्रोडक्ट मिला प्रोपेनोल। अब इसमें हमसे पूछा हुआ है X को आइडेंटिफाई करिए, X को आइडेंटिफाई करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने की बात करूं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करूं, तो पहले मैं रिएक्शन को लिखूंगा। X की मैंने रिएक्शन करवाई, मैंने रिडक्शन करवाई हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में, मुझे मिला प्रोपेनोल। प्रोपेनोल क्या होता है, मेरे पास 3 कार्बन CH3 CH2 CH2OH, मुझे मिला प्रोपेनोल। ठीक है, अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मुझे अपना कंसेप्ट याद करना हो, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, अल्कोहल। तो मैं कहां अपने कंसेप्ट को ढूंढूंगा, पहले मैं ढूंढूंगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में जाऊंगा, क्योंकि X तो मुझे पता नहीं है, तो किसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो तो मैं देख नहीं सकता, मैं प्रिपरेशन ही देख सकता हूं। प्रिपरेशन किसकी देखूंगा, अल्कोहल की। और जब मैं अल्कोहल की प्रिपरेशन पे अपना कंसेप्ट को घोड़े दौड़ाऊंगा, अल्कोहल के कंसेप्ट पे अपने घोड़े दौड़ाऊंगा, तो मुझे याद आएगा कि हाँ जी, मेरे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एक टॉपिक मैंने पढ़ा था, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, उनसे हमें मिलते हैं अल्कोहल। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स के मेरे पास उनसे हमें मिलते हैं अल्कोहल। जब भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन होती है तो हमें अल्कोहल मिलते हैं। अब धीरे धीरे जब उनके कंसेप्ट को मैं याद करूंगा तो मुझे सब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। मेरे पास क्या थे, कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है, एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। तो जब मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाता था, एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाता था हाइड्रोजन और या निकल पैलेडियम के कैटलिस्ट, निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, RCHO की जब मैं रिएक्शन करवाता था तो मुझे क्या मिलता था, तो मुझे क्या, एल्डिहाइड से मुझे क्या मिलता था, एल्डिहाइड से मुझे मिलता था प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड से मुझे मिलता था प्राइमरी अल्कोहल। उसी तरह कीटोन अगर मेरे पास होती, अगर मेरे पास कीटोन की रिडक्शन मैं करवाता हूं, कीटोन की जब मैं रिडक्शन करवाता हूं सेम रिएक्टेंट से, तो मुझे क्या मिलता है, सेम कैटलिस्ट और सेम हाइड्रोजन से, तो मुझे क्या मिलते हैं, मुझे मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। ये मैंने रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, प्लस उसमें मैंने ये भी पढ़ा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रिडक्शन डायरेक्ट, अगर हम डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवानी हो, तो हम हाइड्रोजन या इसको यूज नहीं करते हैं, इससे रिडक्शन नहीं होती है। उनकी रिडक्शन करवाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है लिथियम एल्यूमिनियम बोरोहाइड्रेट, उससे हमें मिलते हैं अल्कोहल, अल्कोहल तो हमें मिलना ही है। अब ये चाहे प्राइमरी एसिड है सेकेंडरी, उसके हिसाब से ये हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल बनता है, वो डिपेंड करता है कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड हमने यूज किया हुआ है। पर ये बात कंफर्म है कि एल्डिहाइड से हमें प्राइमरी ही मिलेगा, कीटोन से हमें सेकेंडरी ही मिलेगा। ये बात हमने रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ी हुई है, ठीक है। अब इसको यूज करते हुए, इस कंसेप्ट को यूज करते हुए अगर मैं अपने प्रोडक्ट को देखूं तो मेरे पास है ये प्राइमरी अल्कोहल, ये है मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल, 3 कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल। तो ये किससे बनेगा, एल्डिहाइड से। तो अब मैं रिएक्टेंट अपने आंसर में क्या ढूंढूंगा, आंसर में मैं ढूंढूंगा एल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड मुझे दिख रहे हैं,
अब ये 3 कार्बन वाला अल्कोहल है तो 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड से ही बनेगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगी और एक OH लगेगा, ये मेरा प्रोपेनॉल बनेगा इससे। तो ये मेरा डी मेरा इसका आंसर आ गया। तो इसमें हमने कंसेप्ट पढ़ा, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से जो अल्कोहल बनते हैं वो पूरा कंसेप्ट समझा। अब इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं यही आए, पर इस टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आंसर कर पाएंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या बोल रहा है, एक अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन मैंने करवाई हाइड्रो H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से, उसकी रिएक्शन करवाई मैंने H2SO4 से, उसमें हीट किया, मेरे पास Y आया मेजर प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई Y। अब इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी हम देखते हैं, मैंने पहले ही चीज आपको मैंने पहले डिस्कस की थी, हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि या तो ये कोई नेम रिएक्शन होगा या बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होगा, अब अगर इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूं तो अल्कोहल की रिएक्शन करवाई गई है, तो मैं अपने कंसेप्ट को कहां दौड़ाऊंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में। जब मैं इसके अपने कंसेप्ट को दौड़ाऊंगा, अपने कंसेप्ट को याद करूंगा कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल हैं, उनमें ये कोई ऐसी रिएक्शन तो नहीं है जिसमें एसिड की प्रेजेंस में हीट किया गया अल्कोहल को एसिड की प्रेजेंस में हीट किया गया हो। जैसे ही मैं याद करूंगा मुझे याद आएगा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है अल्कोहल का बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, जिसका नाम है हमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये हमें याद आएगा कि हाँ ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। कौन सा है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और हमारा प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, एल्कीन, हमें मिलती है एल्कीन। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में जब हम जाएंगे तो हम पता है अल्कोहल डिहाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जिससे हमें एल्कीन बनती है। अब चाहे इसे आप एल्कीन की प्रिपरेशन में याद कर लीजिए, एल्कीन की प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन पढ़ाया जाता है और अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में भी ये रिएक्शन पढ़ाया जाता है, तो इससे हमें पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी हमें दोनों जगह इसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में खास बात क्या होती है समझिएगा इस चीज को, इस रिएक्शन में खास बात क्या होती है बच्चों। मुझे पता है एसिड यूज किया है मैंने, एसिड यूज किया। एसिड का काम क्या है, H पॉजिटिव रिलीज करना। और जब मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म आपसे डिस्कस करने किए थे, जब मैंने कहा था कि रिएक्शन मैकेनिज्म जब भी हम समझते हैं किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को, जब हमने समझना हो तो जो अटैकिंग रिएजेंट होता है उसका नेचर समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने अटैकिंग रिएजेंट के नेचर को समझ लिया तो आप उसके रिएक्शन के मैकेनिज्म को इजीली प्रोसीड कर जाते हैं। अब इस केस में अटैकिंग रिएजेंट क्या है मेरे पास, H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव मेरे पास अटैकिंग रिएजेंट है। अब अगर मैं इसके नेचर की बात करूं, इसके ऊपर लगा है पॉजिटिव चार्ज, लगा है, उससे क्या हुआ, उसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, अब अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना। तो इस अल्कोहल के मॉलिक्यूल से कहां इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, इसे सोचिए कहां दिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, कहां दिख सकते हैं हमें इलेक्ट्रॉन दिख सकते हैं ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, तो सिंपल हो गया, ऑक्सीजन के लोन पेयर से ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जब H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर से तो ये बन जाएगा OH2, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, OH2 पॉजिटिव। ठीक है, पहले स्टेप में ये चीज होती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, हाइड्रोजन को दिया हुआ है, तो उसको भी तो अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, ऑक्सीजन को भी तो स्टेबिलिटी चाहिए, उसको अपनी न्यूट्रलिटी करनी है, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करता है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक कार्बन का शेयर हुआ है, एक ऑक्सीजन का शेयर हुआ, ठीक है। कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन वो अपने पास लेता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन लेने से क्या बचेगा, ये बनेगा वाटर का मॉलिक्यूल, H2O निकल जाएगा बाहर, कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेते हुए वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, यहां तक बात क्लियर। तो जैसे ही कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए तो मेरे पास क्या बचा, CH3 एज इट इज बचा है, कार्बन बचा है, CH3 एज इट इज बचा है, CH3 एज इट इज बचा है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए हैं तो कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब डिहाइड्रेशन में क्या होता है, कार्बोकैटायन की जनरेशन हुई हमारे पास, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी, अब
यहां से आगे मेन मुद्दा शुरू होता है, यहां से आगे मेन मुद्दा शुरू होता है कि डिहाइड्रेशन में पहले OH निकलता है, OH निकलता है H पॉजिटिव की वजह से, उसके बाद जो कार्बन है उसकी जो बीटा पोजीशन है, जो उसकी बीटा पोजीशन है, वहां से एक हाइड्रोजन निकल के एल्कीन बनती है, वहां से एक हाइड्रोजन निकल के एल्कीन बनती है। इस कार्बन की अगर बात करूं तो यहां भी बीटा पोजीशन है, यहां भी बीटा पोजीशन है, यहां भी बीटा पोजीशन है। अब ये दो जो बीटा पोजीशन है इक्विवेलेंट है, ये और ये पोजीशन है CH3 इक्विवेलेंट है, तो दोनों में से मैं कोई एक ले लेता हूं। ये वाली मैंने CH3 ले ली, ठीक है। अब यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकती है, यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकती है एल्कीन बनने के लिए, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, समझिएगा, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, दोनों की दोनों जगह से हाइड्रोजन निकल सकती है। अगर मैं CH3 इसको लिख दूं, CH2 और ये हाइड्रोजन है CH3, ये CH और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये वाली हाइड्रोजन भी निकल सकती है, ये वाली हाइड्रोजन भी निकल सकती है एल्कीन बनने के लिए। दोनों केसेस को देखते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज को देखते हैं, क्या होगा मेरे पास, दोनों पॉसिबिलिटी में क्या होगा मेरे पास। अगर ये वाली हाइड्रोजन निकलती है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, ये वाली हाइड्रोजन निकल गई, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा यहां पे, तो मेरे पास क्या बचेगा, CH2 बचा, सिर्फ CH2 बचा, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बचा, कार्बन के ऊपर CH3 लगी, कार्बन के ऊपर CH3 लगी, बाकी रेस्ट मॉलिक्यूल ऐसे ही है मेरे पास, CH2 CH3, एक बनी ये एल्कीन, एक बनी ये एल्कीन। और अगर ये वाली हाइड्रोजन निकलती है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, अगर ये वाली हाइड्रोजन निकलती है, बॉन्ड बनेगा इस तरफ, तो मेरे पास क्या बनेगा, तो मेरे पास ये CH3 एज इट इज रहेगा, CH3 एज इट इज रहेगा, कार्बन एज इट इज रहेगा, इसके साथ लगेगी CH3, इसके साथ लगेगी CH3 एज इट इज, यहां बनेगा डबल बॉन्ड, यहां बनेगा डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन गई, CH और CH3, CH और CH3। अब मेरे पास पॉसिबिलिटी है ये दोनों एल्कीन बनने की, मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है दोनों एल्कीन बनने की, ये भी बनने की पॉसिबिलिटी है, ये भी बनने की पॉसिबिलिटी है। पर मुझसे पूछा हुआ है मेजर प्रोडक्ट, दोनों में से एक मेजर होगा, एक माइनर होगा, दोनों में से बनने की पॉसिबिलिटी, दोनों से बेटा यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है। अगर यहां से निकलता तो ये वाली सेम ही एल्कीन बनती, तो इक्विवेलेंट है, तो इसलिए मैंने ये कंसीडर नहीं किया। अब यहां से भी निकल सकती है, यहां से भी निकल सकती है, दोनों एल्कीन बन सकती है मेरे पास दोनों एल्कीन बन सकती है। पर मेजर कौन सी होगी और कौन सी नहीं होगी बच्चों, उसके लिए हम डिसाइड करते हैं जब भी एक से ज्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी हो, एक से ज्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी हो, तो मेजर कौन सी होगी, माइनर कौन सी होगी, वो इस चीज पे डिपेंड करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेटजेफ रूल, ये आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेटजेफ रूल पे मिलेगा ही मिलेगा। तो सेटजेफ रूल आपको हमेशा पता होना चाहिए, सेटजेफ रूल क्या कहता है, सेटजेफ रूल क्या कहता है। सेटजेफ रूल मेरे पास ये कहता है कि जब एक से ज्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है, तो वो वाली एल्कीन मेजर प्रोडक्ट में आएगी, वो वाली एल्कीन मेजर प्रोडक्ट आएगी जिस एल्कीन में डबल बॉन्ड के जो कार्बन है, डबल बॉन्ड के जो कार्बन है, डबल बॉन्ड के कार्बन के पास सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशनें होंगी, डबल बॉन्ड के कार्बन के अराउंड सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशनें होंगी, वो वाली एल्कीन मेरी मेजर प्रोडक्ट होगी। अब देखते हैं कैसे समझते हैं इस चीज को। ये कार्बन है, यहां पे कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, दोनों हाइड्रोजनें लगी हैं, इस वाले कार्बन पे एक ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, दो टोटल अल्काइल ग्रुप लगे, दो टोटल अल्काइल ग्रुप लगे। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, एक अल्काइल ग्रुप, दो अल्काइल ग्रुप, और यहां पे तीसरा अल्काइल ग्रुप, तीसरा अल्काइल ग्रुप, इस कार्बन के पास एक अल्काइल ग्रुप, ये एक ये टोटल अल्काइल ग्रुप हो गए तीन। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा आएगा, जिसके पास अल्काइल ग्रुप की सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है डबल बॉन्ड के अराउंड वाले कार्बन के। तो ये वाला मेरा मेजर प्रोडक्ट, ये वाला मेरा मेजर प्रोडक्ट। यहां पे अगर मैं आंसर ढूंढूं तो मेरे पास सी आ गया मेरा आंसर। एक अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन, ये एक अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन इस कार्बन पे, ये दो टोटल होगी। तीसरे वाले इस वाले कार्बन की तीसरे अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगी, तीन टोटल आ गई, एक हाइड्रोजन लगी, वो अल्काइल ग्रुप है नहीं, तो टोटल सबसे ज्यादा तीन वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट, हमारा आंसर सी। अब आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है। सिंपल क्या है क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, डायरेक्टली हमारे पास इस कंपाउंड की आईयूपीएससी नेमिंग पूछी है। डायरेक्टली हमें इस कंपाउंड की आईयूपीएससी नेमिंग क्या होगी हमसे पूछी हुई है बच्चों, ठीक है। पर आईयूपीएससी नेमिंग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपिटिटिव एग्जाम चाहे नीट है चाहे जेईई है, कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएससी के ऊपर आपको मिलेगा ही मिलेगा। आईयूपीएससी नेमिंग पे आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको आईयूपीएससी नेमिंग चाहे इस कंपाउंड की है चाहे किसी की भी करनी हो, ये तो अल्कोहल या कोई भी कंपाउंड है, किसी की भी आईयूपीएससी नेमिंग करनी हो, आपको कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आईयूपीएससी नेमिंग का कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी कंपाउंड की आईयूपीएससी नेमिंग कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड की आईयूपीएससी नेमिंग कर सकते हैं। तो जब भी मैंने आईयूपीएससी नेमिंग आपसे पूरा लेक्चर डिस्कस किया था, जब भी मैंने आईयूपीएससी नेमिंग का लेक्चर आपसे डिस्कस किया था, तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि
जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो उसके नाम को हम 4 हिस्सों में तोड़ते हैं। पीडब्ल्यूपीएस, पीडब्ल्यूपीएस पढ़ते वक्त पेन साथ, पीडब्ल्यूपीएस। पी मेरे पास रिप्रेजेंट करता है उसका प्राइमरी प्रीफिक्स, पी मेरे पास रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी प्रीफिक्स, ये भी फंक्शनल ग्रुप होता है, ये भी फंक्शनल ग्रुप होता है। प्लस वर्ड रूट हमारे पास डिफाइन करती है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन कितने हैं वो मेरे पास डिफाइन करती है। उसको बताता है पी, पी मतलब प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सरफिक्स, ये हमें बताती है नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड, डबल है, ट्रिपल है, सिंगल डबल या ट्रिपल है, वो वाले बॉन्ड को बताती है आईयूपीएसी नेमिंग। एग्जांपल अभी समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। और एस मेरे पास आता है, ये भी सेकेंडरी सफिक्स, ये भी डिनोट करता है हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये भी डिनोट करता है फंक्शनल ग्रुप। तो अब मैं अगर इसमें देखूं तो मेरे पास आईयूपीएसी नेमिंग में 4 पार्ट आ गए, 2 फंक्शनल ग्रुप, एक किस टाइप के बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और नंबर ऑफ कार्बन हमें पता करने होते हैं कितने हैं लॉन्गेस्ट चेन में, नंबर ऑफ कार्बन कितने वो हमें पता करने होते हैं। इस तरह से आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, इस तरह से आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं जिसमें सारे के सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो जाएं। पहला काम हम क्या करेंगे, जब भी हम आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे सबसे पहला काम करेंगे हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, सबसे पहला काम करेंगे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएं। इस केस में लॉन्गेस्ट चेन कितनी हुई, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की है लॉन्गेस्ट चेन। तो वर्ड रूट तो मेरे को पता लग गया, पेंट आएगा, वर्ड रूट तो पेंट आएगा। कार्बन 5 का वर्ड रूट क्या आता है, 5 का वर्ड रूट आता है पेंट। हमने लॉन्गेस्ट चेन देख ली 5 कार्बन की, पहला काम हमारा खत्म। उसके बाद हमें देखना होता है, उसके बाद हमें डिसाइड करना होता है, यहां भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, दोनों में से सेकेंडरी सफिक्स कौन सा जाएगा और प्राइमरी प्रीफिक्स कौन सा जाएगा, ये हम डिपेंड करता है। हम उसको ऐसे डिसाइड करते हैं, बच्चों ध्यान से समझिएगा, इस चीज को हम ऐसे डिसाइड करेंगे, जो एस वाला जो सेकेंडरी सफिक्स है, जो एस वाला सेकेंडरी सफिक्स है वो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसका। जो ये वाला होता है ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये मेरे पास मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये सीरीज चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए, ये सीरीज आपको ध्यान में होनी चाहिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का। हमारे पास जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जब वो यहां देखिए OH भी लगा है, NH2 भी लगा है और एक डबल बॉन्ड भी लगा है, और एक डबल बॉन्ड लगा है, 3 जगह पे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, जो इस सीरीज के अंदर ऊपर जो सबसे पहले आएगा, इस सीरीज में सबसे पहले आएगा, सबसे ऊपर आएगा, वो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, वो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और वो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स में, उसका नाम जाएगा सेकेंडरी सफिक्स में। बाकी बचा जो है वो जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स में, बाकी जो बचा है वो जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स में, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। अब मुझे पता है OH सबसे ऊपर आ रहा है, उसके बाद NH2, उसके बाद डबल बॉन्ड, ठीक है। तो मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, मैक्सिमम जो मेन फंक्शनल ग्रुप आ गया मेरा OH ग्रुप, OH ग्रुप। उसके बाद हम नंबरिंग इस तरह से देते हैं। अब उसके बाद नंबरिंग का काम चलता है, नंबरिंग हम इस तरह से देते हैं बच्चों, जो नंबरिंग है, नंबरिंग जो हमारा S है, सेकेंडरी सफिक्स है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसको लोएस्ट नंबर आना चाहिए, उसको लोएस्ट नंबर आना चाहिए, उसको लोएस्ट नंबर आना चाहिए। तो अब नंबरिंग कहां से दूं, अगर यहां से दूंगा 1 2 3 4, इसको नंबरिंग आ रही है 4, पर जब यहां से दे रहा हूं 1 2 3 4, तो यहां से इसकी नंबरिंग आ रही है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। जब आपने नंबरिंग दे दी, जब आपने नंबरिंग दे दी, उसके बाद आईयूपीएसी नेमिंग आपकी क्लियर होगी, उसके बाद आपका आईयूपीएसी उसकी इजीली कर पाएंगे। अब इसके केस में क्या हुआ, अब हमें प्रीफिक्स लगानी है। तीसरी पोजीशन पे क्या लगा है मेरे पास, अमीनो, 3 अमीनो ढूंढूंगा, तीसरी पोजीशन पे लगा है अमीनो। उसके बाद वर्ड रूट पेंट, कार्बन 5, 3 अमीनो पेंट। अब उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास वर्ड रूट W प्राइमरी सफिक्स में क्या आना था, प्राइमरी सफिक्स में आता सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब इन, डबल बॉन्ड का मतलब इन, तो पेंट 4 इन, और सेकंड पोजीशन पे ओल। मेरा आंसर आ गया सी इसकी आ गया आईयूपीएसी नेमिंग। इसको छोड़ के किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे, इसी तरह से करेंगे, यही कंसेप्ट है, क्रिस्टल क्लियर आपका होना चाहिए। क्वेश्चन आपको आईयूपीएसी पे हमेशा पूछा ही जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आगे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास क्या पूछ रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल इज, एलिफेटिक अल्कोहल जो है उनकी एसिडिटी का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। अब हमें ये पता है, यहां पे हमें पता है हमें अपना कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, हमें अपना कौन सा कंसेप्ट यूज करना है,
हमें अपना कंसेप्ट यूज करना है अल्कोहल की एसिडिटी का, ठीक है। हमें ये तो पता है कि अल्कोहल एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगर मैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपसे बात करूं, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बात करूं, एसिड क्या चीज होती है? एसिड मेरे पास वो कंपाउंड है जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। और अगर मैं ऐसे अल्कोहल की बात करूं, मेरे पास कोई भी अल्कोहल है RCH2OH, RCH2OH, ये एसिडिक होगा तो क्या करेगा? मेरे पास रिलीज करेगा अल्कोहल को RCH2O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, H पॉजिटिव को रिलीज करेगा और मेरे पास बनेगा ये एल्कोक्साइड आयन। ये मेरे पास बन गई एल्कोक्साइड आयन। यहां तक बात क्लियर? ये मेरे पास आ गई एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। अब कोई भी अल्कोहल है वो कितना एसिडिक है, अल्कोहल कितना एसिडिक है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड करेंगे कि कितना इजीली वो रिएक्शन जा रहा है, उसी से पता चलेगा कितना इजीली ये रिएक्शन जा रहा है, कितना इजीली H पॉजिटिव को रिलीज कर पा रहा है। मतलब एल्कोक्साइड आयन कितनी स्टेबल है, कितनी स्टेबल है, जितनी ज्यादा स्टेबल बनेगी उतना इजीली वो H पॉजिटिव को छोड़ पाएगी। जितनी ज्यादा, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो उसका H पॉजिटिव की जरूरत नहीं है। जितना ये, अगर ये एल्कोक्साइड आयन स्टेबल है, अगर एल्कोक्साइड आयन स्टेबल है तो उसको H पॉजिटिव की जरूरत नहीं है, उसको H पॉजिटिव की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी, तो वो इजीली H पॉजिटिव को छोड़ पाएगी। तो एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी पे ही उस अल्कोहल की एसिडिटी की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो अगर मैं एल्कोक्साइड आयन की बात करूं, मेरे पास ये O नेगेटिव, ठीक है। O नेगेटिव का मतलब क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है। तो इस नेगेटिव चार्ज को जो स्टेबल करेगा वो उसको एल्कोक्साइड आयन को स्टेबल करेगा। इस नेगेटिव चार्ज को जो चीज स्टेबल करेगी वो उसको एल्कोक्साइड आयन को भी स्टेबल करेगी। अब सपोज कोई मैं ऐसा ग्रुप लगा दूं जो प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, जो प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट देने वाले ग्रुप में अगर मैं यहां पे लगा दूं तो क्या होगा? पहले ही नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज और इस तरफ बढ़ रहा है नेगेटिव। अगर मैं यहां पे भी प्लस आई इफेक्ट वाला लगा देता हूं, पहले ही नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसको अनस्टेबल कर रहा है, उसको अनस्टेबल कर रहा है, उसको अनस्टेबल कर रहा है। और अगर कोई मैं नेगेटिव आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगाता हूं, नेगेटिव आई इफेक्ट वाला, तो जो इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करेगा, इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करेगा, नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, नेगेटिव चार्ज कम होगा, न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर नेगेटिव चार्ज और बढ़ता जाएगा तो न्यूट्रलिटी, और नेगेटिव चार्ज और बढ़ता जाएगा तो न्यूट्रलिटी तो आएगी नहीं, तो स्टेबिलिटी उसकी कम होती जाएगी। तो नेट शेल में बात क्या है? जो भी इस कार्बन O नेगेटिव के साथ वाले कार्बन पे जो भी ग्रुप लगे हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, 3 बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इसको वो स्टेबल करेंगे। तो वो उसको स्टेबल करेंगे, क्यों? नेगेटिव चार्ज को खींच रहे हैं, न्यूट्रलिटी लेके आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज कम कर रहे हैं तो उसको स्टेबल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे। तो मुझे पता है जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, वो उसको स्टेबल कम करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। अब इस क्वेश्चन पे अगर मैं आऊं, ये मेरा कार्बन है, यहाँ तीनों हाइड्रोजन लगी है, यहाँ पे मेरे पास 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं और मुझे पता है आर ग्रुप देता है प्लस आई इफेक्ट, आर ग्रुप देता है प्लस, एल्काइल ग्रुप देता है प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ तो इस कार्बन में तीनों जगह पे प्लस आई इफेक्ट वाले लगे हैं, तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा? ये। उसके बाद 2 अल्काइल ग्रुप वाले, उसके बाद ये सबसे कम स्टेबल होगा, उसके बाद 1 अल्काइल ग्रुप वाला। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है? मिथेनॉल। मिथेनॉल के बाद प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल। तो मेरे पास क्या ऑर्डर आता है? मिथेनॉल सबसे एसिडिक, मिथेनॉल सबसे एसिडिक, उसके बाद कोई भी प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, और लीस्ट एसिडिक होता है टर्शियरी अल्कोहल, लीस्ट एसिडिक होता है टर्शियरी अल्कोहल। तो मेरा आंसर आ जाएगा ए। ये हो गए मेरे क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए बच्चों अब आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास कह रहा है एक एक्स कंपाउंड है, उसकी मैंने ऑक्सीडेशन की KMnO4 से, उसकी मैंने ऑक्सीडेशन की KMnO4 से, मुझे मिला मेरा ये प्रोडक्ट, एक्स को आइडेंटिफाई करिए, एक्स को आइडेंटिफाई करिए। अब बच्चों मैंने पहले भी कहा था इस टाइप के क्वेश्चन को हमें अपने कंसेप्ट ही याद करने हैं, कंसेप्ट ही याद करने हैं। तो यहाँ पे बात ऑक्सीडेशन की हो रही है, बात ऑक्सीडेशन की हो रही है, तो जब मैं ऑक्सीडेशन पे जोर डालूंगा, ऑक्सीडेशन वाले
कंसेप्ट पे जोर डालूंगा तो मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिलेगा जब मैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को स्टडी करूंगा या उसको रिवाइज करूंगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को देखूंगा। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की बात करूं, इस पूरे कंसेप्ट की बात करूं, उसको रिवाइज कर लेते हैं, इस पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करें, इस कंसेप्ट में होता क्या है, ताकि ऑक्सीडेशन इस टाइप के कंसेप्ट में कोई भी क्वेश्चन आए उसको इजीली आंसर कर पाए, आप उसको इजीली आंसर कर पाए। तो अगर मैं बात करूं, मेरे पास अगर प्राइमरी अल्कोहल है, कोई मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, मेरे पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल की अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाऊं तो पहले मुझे मिलता है एल्डिहाइड, पहले मुझे मिलता है एल्डिहाइड, जो फर्दर आगे ऑक्सीडाइज हो जाता है, फर्दर आगे उसकी ऑक्सीडेशन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। यहाँ तक बात मेरी क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर। प्राइमरी अल्कोहल से मुझे क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल से मुझे मिला पहले एल्डिहाइड, उसके बाद मुझे मिला कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद मुझे मिला कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह से अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर मेरे पास कोई सेकेंडरी अल्कोहल है, ये मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल था, ये मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होने पे मुझे मिलती है कीटोन, मुझे मिलती है कीटोन। और उसी तरह से टर्शरी अल्कोहल अगर मेरे पास कोई है, अगर मेरे पास कोई टर्शरी अल्कोहल है, उसकी ऑक्सीडेशन ही नहीं होती है, उसकी ऑक्सीडेशन ही नहीं होती है। ये कंसेप्ट मुझे अच्छे से पता है, ये कंसेप्ट पूरा का पूरा मुझे अच्छे से पता है। अब अगर मैं यहाँ पे ढूंढूं अपना आंसर, तो मेरे पास आंसर में क्या आया, कीटोन, कीटोन। अब कीटोन किससे बन सकती है, सेकेंडरी अल्कोहल से। अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल को ढूंढने की कोशिश करूँ, सेकेंडरी अल्कोहल मुझे ये दिख रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल मुझे दिख रहा है, ऑक्सीडेशन क्या हुई, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल गई, हाइड्रोजन निकल गई, अगर 2 हाइड्रोजन निकाल दी, डबल बॉन्ड बन गया, मेरे पास ये आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया बी। अब इसमें से हमें चाहे टर्शियरी अल्कोहल के लिए पूछा हो तो नन ऑफ द अबव आता, टर्शियरी अल्कोहल से ऑक्सीडेशन होती ही नहीं है, टर्शियरी अल्कोहल से ऑक्सीडेशन होती ही नहीं है। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है उससे कीटोन बनती है। अगर हमसे प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पूछी तो हमें एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता। तो इस तरह से इस कंसेप्ट में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसमें एक चीज आपको और बता देता हूं, अगर मुझे ये रिएक्शन यहीं तक रोकना है, अगर मुझे सिर्फ एल्डिहाइड तक रोकना है, तो मैं KMnO4 से ऑक्सीडेशन नहीं करवाऊंगा, तो मैं करवाऊंगा PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, PCC pyridinium क्लोरोक्रोमेट से अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाऊं, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल की जो ऑक्सीडेशन है सिर्फ एल्डिहाइड तक रोक देता है, सिर्फ एल्डिहाइड तक रोक देता है, यहीं पे हमारा प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। तो अगर हमने PCC यूज किया है प्राइमरी अल्कोहल के केस में तो हमें RCHO ही मिलेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल में चाहे आप PCC यूज करो चाहे KMnO4 यूज करो, हमें सिर्फ कीटोन ही मिले, कीटोन से आगे रिएक्शन जाता नहीं है। यहां तक बात क्लियर। ये क्वेश्चन हो गया हमारे 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों अब आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज, मतलब मेरे पास अल्कोहल दे रखे हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है किसका ज्यादा है, ये हमसे पूछा हुआ है। 3 अल्कोहल मेरे पास दे रखे हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमसे पूछा हुआ है। अब इस चीज में बच्चों जब भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आता है, वहां पे आपको एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जब भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आएगा हमें कैसे सॉल्व करना है उसको, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर सेम ग्रुप के ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे सपोज यहाँ सब में अल्कोहल है, अगर सेम ग्रुप के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे अल्कोहल है, तो सबसे पहला काम हम करेंगे, सबसे पहला काम हम करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन गिन लेंगे, नंबर ऑफ कार्बन हमें गिनने हैं, नंबर ऑफ कार्बन को हम काउंट करेंगे। तो अगर मैं इसके कार्बन काउंट करूं 1 2 3 4 5, यहां पे है कार्बन 5, इसमें है कार्बन 5, इसके काउंट करूं 1 2 3 4 5, इसमें भी कार्बन 5, इसके काउंट करूं 1 2 3 4 और 5, इसमें भी कार्बन है 5। अब यहां पे 2 कंडीशनें मेरे पास आ सकती हैं, या तो सबके कार्बन सेम होंगे या तो सबके कार्बन सेम होंगे। अगर सबके कार्बन सेम हुए, अगर कार्बन सेम आ रहे हैं, अगर कार्बन सेम आ रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, जितने अगर स्ट्रेट चेन है, अगर स्ट्रेट चेन हमारे पास आ रही है, स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। जो भी हमें कंपाउंड दे रखे होंगे उनमें से जो स्ट्रेट चेन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। और जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी, जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी,
जैसे जैसे मॉलिक्यूल के अंदर ब्रांचिंग होती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अगर कार्बन सेम है, कंडीशन ये है कि अगर कार्बन सेम है, डिफरेंट कार्बन होगा तो उसका भी बताऊंगा। अगर कार्बन सेम है तो जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेट चेन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। इसका लॉजिक भी बताऊंगा क्यों होता है, प्लस अगर कार्बन अलग लगाते हैं वो कैसे करना है उसको भी बताऊंगा कैसे करें। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। सेम कार्बन, हमें ब्रांचिंग ढूंढनी है, स्टेट चेन ढूंढनी है। स्टेट चेन जो होगी वो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, फिर स्टेट चेन आ गई एक। उसके बाद यहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा है, यहाँ पे 2 जगह ब्रांचिंग है, यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे ब्रांचिंग, यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे ब्रांचिंग, यहाँ पे 2 ब्रांचेस इसकी बन रही है, 2 ब्रांचेस यहाँ पे बन रही है, इसकी ब्रांचिंग ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद 3 का। आंसर तो मेरा आ गया ये, आंसर तो आ गया मेरे पास ये, ठीक है। पर अगर कार्बन अलग है, अगर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन है, अगर डिफरेंट कार्बन है, सपोज यहां तो हमें सब में 5 मिला, अगर यहाँ पे 6 कार्बन मिलते, यहाँ पे 7 कार्बन मिलते, यहाँ पे 8 कार्बन वाला मिलता, एक ही ऑर्गेनिक सीरीज में अल्कोहल, अगर 6 अल्कोहल कार्बन वाला अल्कोहल होता, 7 कार्बन वाला अल्कोहल होता, या 8 कार्बन वाला अल्कोहल होता, उसको हम कैसे सॉल्व करते, उसमें हमें सिंपल देखना है नंबर, जितने ज्यादा कार्बन उतने ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितने ज्यादा कार्बन उतने ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। मतलब 8 वाला कार्बन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद 7 वाला होता है, उसके बाद 6 वाला होता है। तो इसमें 2 चीजें मैंने आपको बताई। अगर कार्बन नंबर सेम है, अगर कार्बन नंबर सेम आ रहा है, तो कार्बन नंबर अगर सेम आ रहा है तो हमें ब्रांचिंग ढूंढनी होती है। जो ब्रांचिंग वाला होगा, जो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग वाला होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, और जितनी ज्यादा स्ट्रेट चेन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। और अगर कार्बन नंबर अलग अलग है, कार्बन नंबर अलग अलग कार्बन नंबर वाले कंपाउंड है, तो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है बच्चों, इसके पीछे का लॉजिक सिंपल सा है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा, जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और जो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डिपेंड करती है साइज पे, मॉलिक्यूल के साइज पे। जितना बड़ा मॉलिक्यूल का साइज उतना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट। मतलब तीनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं। बॉइलिंग पॉइंट रिलेट करता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जितनी ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती है मॉलिक्यूल के साइज पे, जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसीलिए उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन वाले केस में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन जब सेम होते हैं उसके केस में क्या होता है, जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाती है मॉलिक्यूल का साइज कम होता जाता है, जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाती है मॉलिक्यूल का साइज कम होता जाता है, उसका सरफेस एरिया कम होता जाता है, इसलिए उसकी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाती है। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम आ जाता है। पर अगर कार्बन नंबर चेंज हो रहे, 6 से 7 से 8 ऐसे बढ़ रहे हैं, जैसे साइज बढ़ता जाएगा मॉलिक्यूल को, जैसे कार्बन बढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जा रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। तो ये 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं पहले, अगर सेम है तो हमें स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन देखनी है, और अगर कार्बन नंबर अलग अलग हैं तो जो सबसे ज्यादा वाला कार्बन वाला है उसको आंख बंद करके उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा लगा देना है। तो ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं अपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए बच्चों, अब आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास एक रिएक्शन दे रखा है। रिएक्शन क्या दे रखा है, जब मैंने एक्स से रिएक्शन करवाई Mg के साथ ड्राई इथर सॉल्वेंट यूज करके, मेरे पास बना CH3CH2 MgBr, और उसकी फर्दर जब मैंने उसकी हाइड्रोलिसिस की, किसके साथ रिएक्ट करवाया, उसको कंपाउंड Y के साथ, मुझे मिला एक अल्कोहल। मेरे से पूछा गया है कि X और Y को आइडेंटिफाई करिए, इसमें, ठीक है। अब बच्चों जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो मैंने सबसे पहली बात क्या कही है, हमें ढूंढना है कौन सा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है या कोई नेम रिएक्शन है, ठीक है। तो जब मैं इस चीज को देखूंगा तो यहां मुझे दिख रहा है इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये हमें सबको पता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिंथेसिस में इसको यूज किया जाता है। तो मुझे मिल गया ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेरे पास बन रहा है। यहां तक मुझे मेरी बात समझ आ रही है। जब मैं X प्लस Mg की रिएक्शन कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये तो एक सिंपल रिएक्शन है। उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फर्दर हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं किसी Y कंपाउंड को एज ए रिएक्टेंट यूज करके,
तो मुझे मेरा अल्कोहल मिल रहा है, मुझे मेरा अल्कोहल मिल रहा है। इस रिएक्शन में एक्स और वाई पूछा हुआ है, ठीक है। तो मुझे अपने, अगर मैं कंसेप्ट पे चलूं, एक्स और एक्स तो मुझे यहाँ सिंपली दिख रहा है, एक्स तो मुझे यहाँ सिंपली दिख रहा है। ये मेरे पास Mg है, Mg छोड़ के बचा है CH3CH2 और Br, CH3CH2 और Br मतलब एल्काइल हैलाइड है, CH3CH2 Br एल्काइल हैलाइड है। तो मुझे CH3CH2 Br तो मेरा एक्स प्रोडक्ट है, मुझे दिख गया कि जब, और मुझे ये रिएक्शन भी पता है, जब कोई अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करती है तो मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है। और इसमें हम ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। और ये हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट क्यों यूज किया जाता है। ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, अगर हम कोई पोलर सॉल्वेंट यूज करें, जैसे मिथनॉल यूज कर लिया, वाटर यूज कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और हमारा RX और Mg के बीच का रिएक्शन नहीं जाएगा, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनेगा। इसलिए हम नॉन पोलर ड्राई ईथर सॉल्वेंट यूज करते हैं। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब इसके आगे के कंसेप्ट को अगर मैं याद करूं, तो मुझे ध्यान आ रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब हम किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो मुझे मिलते हैं अल्कोहल। तो यहाँ पे हमें कंसेप्ट कौन सा रिवाइज करना है, जब कार्बोनिल कंपाउंड की हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाया प्लस उसकी हाइड्रोलिसिस की, तो हमारे पास क्या आता है, तो अगर मैं उस कंसेप्ट को रिवाइज करूं बच्चों, तो मेरे पास एक है, सपोज एक है मेरे पास कीटोन, जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस करता हूं, तो मुझे मिलता है टर्शरी अल्कोहल, ये मुझे पता है, मुझे मिलता है टर्शरी अल्कोहल। ये मेरे पास पहली चीज है। दूसरा, अब एक कार्बोनिल कंपाउंड मेरे पास कीटोन होगी, प्लस अगर कीटोन की जगह पे मेरे पास कोई एल्डिहाइड है, सेम रिएक्शन अगर मैं उसके साथ करवाऊं, तो मुझे मिलता है एक सेकेंडरी अल्कोहल। ये मेरे पास दो रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की होती हैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। कीटोन के साथ मुझे मिलता है टर्शरी अल्कोहल और एल्डिहाइड के साथ मुझे मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। अब मुझे अपने क्वेश्चन में देखना है कि यहाँ पे मेरे पास कौन सा अल्कोहल है। मेरे पास है यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल, तो किससे रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा, ये वाई क्या होगा, वाई मेरे पास होगी कीटोन, सिंपल है। CH3CH2 यहां से अगर मेरे पास, इसको मैं अगर देखूं CH3CH3 डबल बॉन्ड ओ कीटोन, मेरे पास कीटोन है, ये वाला मेरा आंसर आ गया ये, ठीक है। अब इस चीज में हमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है बच्चों, अब इस कंसेप्ट में कोई भी क्वेश्चन आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन से कोई रिएक्शन करवाएंगे तो हमें रिएक्शन प्रोडक्ट क्या आएगा वो हमें समझ आ जाएगा। अब इस पूरे टॉपिक पे, इस पूरे कंसेप्ट पे कोई भी क्वेश्चन आप पे आए, चाहे एक्स यहाँ पे नहीं दे रखा, एक्स यहाँ दे रखा, तो भी आप ढूंढ सकते हैं, वाई कुछ और यहाँ प्रोडक्ट हमसे पूछा वो भी हम ढूंढ सकते हैं। हमें पता है कि जब कीटोन की रिएक्शन होगी तो टर्शरी अल्कोहल मिलेगा, अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, ये चीज हमें पता चल गई, ठीक है। यहां पे हमें एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों, जो RMgX में जो R है, RMgX जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसकी जो खास बात होती है, Mg और X के बीच का जो बॉन्ड है, वो हमेशा आयनिक होता है, और R और Mg के बीच का पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिससे हमें RMgX से जनरेट होती है R नेगेटिव कार्ब अनायन, R नेगेटिव, जो रिएक्शन को प्रोसीड करती है। तो यहां तक हमारे क्वेश्चन हो गए सॉल्व 8। अब आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन। नहीं बच्चों, अब आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मेरे से क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू बेंजाइन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब मेरे पास 4 रिएक्शन दे रखे हैं, 4 नेम रिएक्शन दे रखे हैं, उनमें से पूछो इनमें से कौन सा है जो बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, जो बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट के मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। और ये चारों के चारों जो विलियमसन डाउज प्रोसेस, रिमर-टिमान रिएक्शन और फिनोल सिंथेसिस फ्रॉम क्यूमीन, ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अल्कोहल फिनोल ईथर के। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने के साथ साथ हमें
इन चारों के चारों का पता होना चाहिए, चारों के चारों का पता होना चाहिए कि यहां से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बारी बारी एक एक इसको डिस्कस कर लेते हैं, बारी बारी इसके रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, इसके खास खास बातों को डिस्कस करते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन चारों में से कुछ भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको सॉल्व कर पाए। चलिए पहली बात करता हूं मैं विलियमसन सिंथेसिस की। तो अगर मैंने अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़े हुए हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर के चैप्टर को पढ़ा हुआ है, तो मुझे पता है जो विलियमसन सिंथेसिस है उससे हम बनाते हैं ईथर। ईथर की प्रिपरेशन में हम विलियमसन सिंथेसिस को यूज करते हैं। ये रिएक्शन क्या होता है मेरे पास, हम लेते हैं एक अल्काइल हैलाइड, उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन करवाने के बाद हमें मिलता है ईथर। ये तो है ये रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की खास बातें क्या हैं बच्चों, इस रिएक्शन की खास बातें ये हैं, ये जो R-O नेगेटिव है, ये जो एल्कोक्साइड आयन है, ये एक्ट करती है एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है इस X को और R के साथ जुड़ जाता है OR-, X को सब्स्टिट्यूट करता है और बन जाता है OR-, हमारा ईथर। ये है मेरे पास ईथर का मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, ये रिएक्शन प्रोसीड होता है SN2 मैकेनिज्म से। तो विलियमसन सिंथेसिस की खास बात क्या है, अल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड हमें रिएक्टेंट यूज होते हैं, इसका मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म है और प्रिपरेशन होती है हमारी ईथर की। तो ये तो हो गया हमारा विलियमसन सिंथेसिस की बात। अब दूसरी बात करते हैं डाउज प्रोसेस की। डाउज प्रोसेस मेरे पास क्या है बच्चों, डाउज प्रोसेस मेरे पास फिनोल की सिंथेसिस है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन और रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH से। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, इसकी खास बात है, आपको ध्यान रखिएगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। अगर 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर और मुझे मिलती है मेरी फिनोल। ये बात मेरी क्लियर, ये है मेरे पास डाउज रिएक्शन, ठीक है। इसकी खास बात है कि NaOH यूज करते हैं प्लस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यूज करते हैं और ये रिएक्शन जो है ये हमारा बेंजाइन मैकेनिज्म से जाता है। ये हमें याद रखना है, जो डाउज प्रोसेस है वो हमारी बेंजाइन मैकेनिज्म से जाता है। ये है मेरे पास बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये मेरे पास, ये रिएक्शन मेरे पास बेंजाइन की मैकेनिज्म से जाता है। तो डाउज प्रोसेस भी मेरा आंसर तो डाउज प्रोसेस ही है, बेंजाइन मैकेनिज्म पूछो तो बेंजाइन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में बनता है। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। पर उसके साथ साथ तीसरे की बात करूं, ये है रीमर-टीमान रिएक्शन। ये है मेरे पास रीमर-टीमान रिएक्शन में क्या होता है, ये मेरे पास फिनोल का रिएक्शन है, ये है मेरे पास फिनोल। इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरोफॉर्म CH3 और NaOH, तो मुझे प्रोडक्ट मिलता है सैलिसिल एल्डिहाइड OHCHO, इसको हम कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। इसकी खास बात क्या है बच्चों, रीमर-टीमान की खास बात क्या है जो हमें याद रखनी है, रीमर-टीमान की खास बात रखनी, इसका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो है डाइक्लोरोकार्बीन। ये कार्बीन मैकेनिज्म से चलता है। रीमर-टीमान रिएक्शन मेरे पास कार्बीन के मैकेनिज्म से चलता है, CCl2, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बीन बनता है, डाउज प्रोसेस में बेंजाइन बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट रिएक्शन अल्कोहल फिनोल ईथर के, इनकी खास बातें आपको याद होनी चाहिए। अगला बात आती है फिनोल सिंथेसिस फ्रॉम क्यूमीन से हम फिनोल की सिंथेसिस किस तरह से करते हैं। मेरे पास अब ये मेरे पास क्यूमीन है, कार्बन CH3H, ये है मेरे पास क्यूमीन की रिएक्शन पहले हम करवाते हैं ऑक्सीजन से, O2 की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में हमारे पास रिएक्शन होती है। हमारे पास बनता है फिनाइल कार्बन CH3OOH, ये है मेरे पास क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और जब क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करें,
फर्दर हाइड्रोलिसिस करें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्यूमीन की अगर हम फर्दर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की जब हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिड के प्रेजेंस में उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें मिलता है फिनोल, तो हमें मिलता है हमारा प्रोडक्ट फिनोल। हमारे पास ये हैं 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इनमें से आपसे कहीं पे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बहुत ही चारों के चारों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल, फिनोल, ईथर के। तो यहां तक हमारे क्वेश्चन हो गए 9। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास क्या कह रहा है, एक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद O2 इन द प्रेजेंस ऑन लाइट, एक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद O2 इन लाइट गिव्स ए कंपाउंड B, मतलब एक कंपाउंड A की रिएक्शन जब O2 से करवाते हैं, ऑक्सीजन और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो हमें कंपाउंड B मिलता है। और कंपाउंड B की जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, कंपाउंड B की जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, तो हमारा प्रोडक्ट आता है फिनोल, तो हमारा प्रोडक्ट आता है फिनोल। आइडेंटिफाई A, मतलब रिएक्शन कहां से शुरू हुआ था, खत्म फिनोल पे हुआ, ये हमें बता दिया गया है। इस रिएक्शन में खत्म कहां पे हुआ है, फिनोल पे खत्म हुआ है। स्टार्ट कहां से हुआ है वो हमसे पूछा हुआ है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो पहली चीज मैं क्या करूंगा, मेरे पास प्रोडक्ट मिला है फिनोल, प्रोडक्ट मिला है फिनोल, तो मैं अपने कंसेप्ट कहां ढूंढूंगा, मैं अपने कंसेप्ट कहां ढूंढूंगा, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में ढूंढूंगा। पहले प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में अपने कंसेप्ट ढूंढूंगा। अब प्रिपरेशन ऑफ फिनोल की जब मैं बात करता हूं, तो मुझे पता है या तो डाउस प्रोसेस होगी, डाउस प्रोसेस की बात करूं, डाउस प्रोसेस की बात डाउस होगी, या फिर डायजोनियम सॉल्ट से हाइड्रोलिसिस बनके मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा, या फिर क्यूमीन प्रोसेस से मेरे पास फिनोल बनेंगे। ठीक है, अब इस रिएक्शन को मैं अगर ढंग से देखूं, तो मुझे पता है O2 का यूज तो सिर्फ क्यूमीन से जब हम फिनोल बनाते हैं, जब हम क्यूमीन से फिनोल बनाते हैं, O2 का यूज तो तभी होता है, O2 का यूज तो तभी होता है। तो मुझे समझ आ गया कि ये मेरे पास क्यूमीन प्रोसेस की बात कर रहा है, क्यूमीन प्रोसेस की बात कर रहा है, जिससे मेरे फिनोल बनते हैं। क्यूमीन प्रोसेस की बात हो रही है, जिससे फिनोल की सिंथेसिस हो रही है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं क्यूमीन प्रोसेस होती क्या है। क्यूमीन प्रोसेस होती क्या है, सिंपल सा रिएक्शन है। अगर मैं क्यूमीन लूँ, अगर मैं एक इस मॉलिक्यूल को मैं कहता हूँ क्यूमीन, ये मॉलिक्यूल मेरे पास, इसको हम कहते हैं क्यूमीन, ये है मेरे पास क्यूमीन। क्यूमीन को अगर मैं ऑक्सीजन और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊं, क्यूमीन की रिएक्शन में ऑक्सीजन और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊं, ऑक्सीजन और लाइट की प्रेजेंस में अगर क्यूमीन की रिएक्शन हो रही है, तो मेरे पास बनती है पहले क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की जब मैं फर्दर हाइड्रोलिसिस करता हूं एसिड की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो मुझे मेरा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है फिनोल। मुझे मेरा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है फिनोल। ये मेरे पास क्यूमीन प्रोसेस है, ये मुझे पता है। तो यहाँ पे मेरा रिएक्शन क्या है, क्यूमीन। क्यूमीन मेरा आंसर कहाँ पे, यहाँ पे मेरा आंसर आ गया डी, मेरा आंसर आ गया डी। पर इसमें हमें जो खास बात हमें ध्यान रखनी है, जो हमें पता होनी चाहिए, जो पहला स्टेप है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलता है। जो पहला स्टेप है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है। क्यूमीन से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनती है। इसका पूरा मैकेनिज्म हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है। जब हमने क्यूमीन प्रोसेस को डिस्कस किया तो उसमें पूरा मैकेनिज्म डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोलिसिस से हमें, यहाँ सेकेंड स्टेप में हमारी हाइड्रोलिसिस होती है, सेकेंड स्टेप में हमारे पास हाइड्रोलिसिस होती है और हमारा प्रोडक्ट आता है फिनोल। तो ये हो गए हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं 11वें। चलिए बच्चों, अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास क्या पूछ रहा है, करेक्ट आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक कंपाउंड दे रखा है, उसकी आईयूपीएसी नेमिंग हमें करनी है। ठीक है, अब यहां पे बच्चों सिर्फ इसी की आईयूपीएसी नेमिंग की बात नहीं करूंगा मैं, सिर्फ इसी की आईयूपीएसी नेमिंग की बात नहीं करूंगा। बेंजीन की तरह एरोमेटिक जो बेंजीन कंपाउंड है, जो बेंजीन वाले कंपाउंड है, उनकी आईयूपीएसी नेमिंग, एरोमेटिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग किस तरह से करते हैं, उसको पूरे के पूरे कंसेप्ट को एक बार समझ लेंगे तो कोई भी बेंजीन वाला एरोमेटिक कंपाउंड आपके पास आईयूपीएसी नेमिंग के लिए आएगा तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। तो जब भी हमारे पास बेंजीन के साथ कुछ ग्रुप लगे हों, बेंजीन के साथ कुछ ग्रुप लगे हों, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम करते हैं उसके मेन फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। मेन फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। बेंजीन रिंग के ऊपर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है, जहां से नंबरिंग शुरू होगी, उसको आइडेंटिफाई करना है। उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जो भी ग्रुप लगा है, ये मेरे पास प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रखना है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रखना है। इस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो सबसे ऊपर आएगा, इस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो सबसे ऊपर आएगा वो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। उस बेंजीन में नंबरिंग वहां से शुरू होगी, उस बेंजीन में नंबरिंग वहां से शुरू होगी।
अब अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, COH सबसे ऊपर, मेन फंक्शनल ग्रुप आ गया मेरे पास COOH आ गया मेन फंक्शनल ग्रुप। अब नंबरिंग शुरू होगी यहां से एक, अब इधर से नंबरिंग लेके जाऊं तो 2 3 4 हाइड्रोक्सी, 5वें मिथाइल आ रहा है। इधर से शुरू करूं 2 तीसरे पे मेरे को मिथाइल मिल रहा है, तो लोएस्ट नंबर मिथाइल पे, चौथा नंबर हाइड्रोक्सी पे, नंबरिंग जाएगी इस तरह से। अब तो काम सिंपल हो गया, तीसरे पोजीशन पे मिथाइल है, चौथे पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, प्लस जो COOH बेंजीन है, बेंजीन COOH है, इसका मुझे पता है बेस कंपाउंड इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। तो सिंपल है, बेंजोइक एसिड की तीसरी पोजीशन पे मिथाइल, चौथी पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, बेंजोइक एसिड के तीसरी पोजीशन पे मिथाइल, चौथी पोजीशन पे हाइड्रोक्सी। अगर मैं यहां ढूंढने की कोशिश करूं 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड, ये मेरा आंसर आ गया। अब इसमें एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, 4 हाइड्रोक्सी मैंने पहले क्यों लिखा, 3 मिथाइल पहले क्यों नहीं लिखा? 3 तो पहले आ रहा था, 3 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्यों नहीं लिखा मैंने? 3 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा कि जो हाइड्रोक्सी का H है और जो मिथाइल का M है, हाइड्रोक्सी का H जो है वो अल्फाबेटिकली मिथाइल से पहले आ रहा है, M से अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, ABCDEFGH, H के बाद IJKLM, H पहले M बाद में, इसलिए जो पहले अल्फाबेटिकली उसको हम पहले लिखते हैं। पोजीशन उसकी चेंज नहीं होगी, पोजीशन 4 हाइड्रोक्सी ही रहेगी, 3 मिथाइल ही रहेगा, पर लिखा पहले जाएगा। तो ये हमारा IPSC नेमिंग का, अब बेंजीन से रिलेटेड कोई कंपाउंड हो उसके IPSC नेमिंग भी आप इस तरह से ही करेंगे। यहां क्वेश्चन खत्म हो गए 11, अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। अभी है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे से पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग फिनोल्स इज। मेरे पास ये 5 फिनोल दे रखे हैं, इनका एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, उसका ऑर्डर हमसे पूछा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा एसिडिटी के ऊपर, फिनोल के एसिडिटी के ऊपर, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बेसिक से शुरू करता हूं। मुझे पता है ये मेरे पास ये फिनोल है, मेरे पास ये फिनोल है, ये मेरे पास फिनोल है। ठीक है, अगर ये एसिडिक हुआ, अगर एसिडिक हुआ तो एसिड का काम क्या है? एसिड का काम है H पॉजिटिव देना, H पॉजिटिव देना। तो H पॉजिटिव देने के बाद मेरे पास ये बनेगा फिनॉक्साइड की आयन प्लस H पॉजिटिव, ये इसका एसिडिक नेचर है। ठीक है, अब बात यहां पे आती है, अब जितना ज्यादा ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होगी उतना ज्यादा उसको H पॉजिटिव की कम जरूरत है। जितनी ज्यादा ये स्टेबल होगी, जितनी ज्यादा ये स्टेबल होगी, जितनी ज्यादा ये स्टेबल होगी, उतना उसको H पॉजिटिव की जरूरत कम पड़ेगी। मतलब जो स्टार्टिंग का फिनोल था वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, उतना इजीली वो H पॉजिटिव को दे सकता है अगर फिनॉक्साइड आयन स्टेबल बन रही है। समझे इस बात को? फिनोल से जब फिनॉक्साइड आयन बन रही है, फिनोल से जब फिनॉक्साइड आयन बन रही है तो इसका मतलब वो H पॉजिटिव रिलीज कर रही है। तो जितना इजीली ये जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा, जितना ज्यादा ये वाली आयन स्टेबल होगी, उतना इजीली वो H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, उतना इजीली वो फिनोल H पॉजिटिव को रिलीज कर सकता है। तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, फिनोल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है इस फिनोल को बनने, इस फिनोल से H पॉजिटिव जाने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बन रही है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। जितनी ज्यादा फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा इस आयन की स्टेबिलिटी, उतना ही ज्यादा वो फिनोल एसिडिक, उतना ही ज्यादा वो फिनोल एसिडिक, उतना ही ज्यादा इजीली वो H पॉजिटिव दे सकता है। H पॉजिटिव उतना इजीली देके फिनॉक्साइड आयन बना सकता है। यहां तक बात क्लियर? तो मतलब अगर हमें किसी फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी हो तो हमें जो फिनॉक्साइड आयन बन रही है वो कितनी स्टेबल बन रही है, कितनी कम स्टेबल बन रही है, उस पर डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए तो अब इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, इस फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अब मुझे पता है अब फिनॉक्साइड के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और जब ये रेजोनेंस में जाता है प्लस आर इफेक्ट देखिए, जब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव रेजोनेंस में बेंजीन रिंग पे जाता है तो मुझे पता है ये अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज रखता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज रखता है। पहली बात, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज रखता है, ये बात मुझे पता है। अब इसको स्टेबल करने के लिए जितना उस नेगेटिव चार्ज को कोई चीज़ कम करेगी,
जितना उस नेगेटिव चार्ज को कोई चीज़ कम करेगी उतना वो उसको आयन को स्टेबल करेगी, न्यूट्रलिटी की तरफ लेके जा रहा है। नेगेटिव चार्ज पहले से ज़्यादा है, उस नेगेटिव चार्ज जो चीज़ कम कर रही है उस चीज़ को स्टेबल करेगी, उस चीज़ को स्टेबल करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जो ग्रुप है अगर वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लग गया है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लग गया है, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा उस आयन को। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे फिनोल के अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है वो मैक्सिमम एसिडिक होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ये बात क्लियर। अब अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नहीं है, अगर मेटा पोजीशन पे है तो रहेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे है तो वो तो सबसे ज्यादा देगा। पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे है तो भी तो इलेक्ट्रॉन काम तो इलेक्ट्रॉन खींचने का ही करेगा, इतना ज्यादा नहीं कर पाएगा, करेगा तो खींचने का ही, स्टेबिलिटी तो देगा, ऑर्थो और पैरा के कंपैरेटिवली कम देगा, पर एसिडिटी तो बढ़ाएगा ही, नॉर्मल से तो बढ़ाएगा ही, एसिडिटी तो नॉर्मल से बढ़ाएगा ही, सबसे ज्यादा ऑर्थो पैरा, उसके बाद मेटा। ठीक है, अब इसके उल्टा क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो नेगेटिव चार्ज और छोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन और छोड़ेंगे, और सबसे ज्यादा अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हैं, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हैं तो सबसे लीस्ट एसिडिक होगा वो कंपाउंड जिसके पास ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाले ग्रुप हैं, प्लस आर देने वाले ग्रुप हैं, जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हो वो सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है सबसे ज्यादा एसिडिक, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो सबसे लीस्ट एसिडिक। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं इस एग्जांपल पे समझूं, यहां पे अब इन एग्जांपलों पे समझूं, ठीक है, तो पहले अगर मैं सबसे ज्यादा एसिडिक की बात करूं, सबसे ज्यादा एसिडिक की बात करूं, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है, दोनों की पोजीशन पे देखो, ये है मेरे पास पैरा पोजीशन, ये है मेरे पास मेटा पोजीशन, तो ये बात तो मुझे समझ आ गई, सबसे ज्यादा एसिडिक पैरा पोजीशन, सबसे ज्यादा एसिडिक पैरा पोजीशन, उसके बाद मेटा पोजीशन। ठीक है, अब यहां पे लगे हैं मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, एक पैरा पे एक ऑर्थो पे, इनका काम क्या है, एसिडिटी को कम करना, एसिडिटी को कम करना। तो चाहे पैरा पे लगा है चाहे मेटा पे लगा है, फिनोल से तो इनकी एसिडिटी कम ही होगी, पैरा और मेटा पे फिनोल से तो इनकी एसिडिटी कम ही होगी, मतलब। और अगर इन दोनों के कंपैरिजन की बात करूं, दोनों के कंपैरिजन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे हो वो सबसे कम एसिडिक होता है, सबसे कम एसिडिक होता है। तो सबसे लीस्ट एसिडिक होगा मेरा नंबर 4, सबसे लीस्ट एसिडिक होगा मेरा नंबर 4। उसके बाद नंबर 5 बीच में आएगा फिनोल, बीच में आएगा फिनोल, इन दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से तो ज्यादा ही एसिडिक होगा, और सबसे एसिडिक मेरा नंबर 2 पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन पे नंबर 3। तो मेरा आंसर आ गया सी। ये था पूरा कंसेप्ट फिनोल की एसिडिटी किस तरह से चलती है। क्वेश्चन नंबर 12 मेरा खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बच्चों अब आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास क्या बोला है, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। फिनोल की रिएक्शन हमने कराई कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से जब हमने रिएक्शन करवाए फिनोल की तो हमारा प्रोडक्ट क्या आता है, हमसे पूछा गया है। हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, पैरा नाइट्रोफिनोल है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है, या रिएक्शन रिएक्ट नहीं करेगा। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ठीक है, अब जब हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनोल का। फिनोल का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कौन सी क्लास का रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों जब इस क्वेश्चन का आंसर करना हो तो हमें पूरा कंसेप्ट, जब फिनोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है किस तरह से होती है, क्या होती है, वो हमें पता होनी चाहिए। तो अगर नटशेल में उसको मैं रिवाइज करूं, नटशेल में उसको रिवाइज करूं और कंसेप्ट पे बात करूं तो बच्चों ये है मेरे पास फिनोल, ये है मेरे पास फिनोल। फिनोल पे अटैक करना है किसी इलेक्ट्रोफाइल ने, फिनोल पे किसी ने अटैक करना है इलेक्ट्रोफाइल ने। अब
मुझे पता है OH ग्रुप देता है प्लस R इफेक्ट, OH ग्रुप देता है प्लस R इफेक्ट। प्लस R इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो छोड़ता है कार्बन के ऊपर, और रेजोनेंस पे आने पे, यहाँ पे समझिए कंसेप्ट को, रेजोनेंस आने पे जब ये रेजोनेंस में जाता है तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे रहता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज रहता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इसकी रेजोनेंस में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें उनके रेजोनेंस के अंदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन के अंदर ही हमें नेगेटिव चार्ज मिलता है। अब इलेक्ट्रोफाइल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है, पैरा पे भी अटैक कर सकता है, ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है और पैरा पे भी अटैक कर सकता है। अब इस केस में हमें याद रखना है, हमें जो समझना है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी ही होगी, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होगी, या तो ऑर्थो पे होगी या तो पैरा पे होगी, या दोनों ऑर्थो पैरा पे होगी, ठीक है, पर होगी ऑर्थो पैरा पे। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मतलब ही नहीं है, क्यों? वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहीं पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी है, इलेक्ट्रोफाइल ने वहीं जाके अटैक करना है, ठीक है। यहां तक बात मेरी क्लियर। अब कहां पे अटैक करना है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ताकतवर इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो तीनों पोजीशनों पर अटैक करेगा, तीनों पोजीशनों पर अटैक करेगा, तीनों पोजीशनों पर अटैक करेगा। और अगर उसको हम वीक कर दें, अगर इलेक्ट्रोफाइल को हम वीक कर दें, तो आधे ऑर्थो पे चले जाएंगे, आधे पैरे पर चले जाएंगे, कुछ ऑर्थो का प्रोडक्ट बना देंगे, कुछ पैरा का प्रोडक्ट बना देंगे। तो इस केस में हमने यूज किया, समझिए, कंसंट्रेटेड HNO3, स्ट्रॉन्ग HNO3, स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड का मतलब है इसका इलेक्ट्रोफाइल है NO2 पॉजिटिव, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल मुझे मिला कंसंट्रेटेड HNO3 से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल मिला, मतलब ऑर्थो और पैरा तीनों जगह पे अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है, तीनों जगह पे कैपेबिलिटी रखता है। आंसर आ गया C। इसकी जगह अगर मैं डाइल्यूट HNO3 रखता, डाइल्यूट HNO3 रखता, तो मेरे पास रिएक्टेंट क्या आता? ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर, ऑर्थो प्लस पैरा का मिक्सचर, तब मेरे पास आता ऑर्थो प्लस पैरा का मिक्सचर। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की खास बात हमें याद रखनी है। अगर हम कंसंट्रेटेड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल यूज करेंगे तो हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा, 246 पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर हम वीक इलेक्ट्रोफाइल यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 या डाइल्यूट HNO3 कर देते, तो हमें ऑर्थो प्लस पैरा के प्रोडक्ट मिक्सचर मिलते हैं, ऑर्थो प्लस पैरा के मिक्सचर मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है बच्चों, HNO3 की जगह अगर मैं Br2 भी यूज करता, सिंपल Br2 यूज करता, सिंपल Br2 यूज करता, तो मेरे पास ट्राई सब्स्टिट्यूट वैसे 246 ट्राई ब्रोमोफिनोल मिलता। अगर मैं सिंपल Br2 यूज करता तो मुझे मेरे पास 246 ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिलता। पर जैसे ही मैं इसको वीक करता, किसी नॉन पोलर CS2 जैसे सॉल्वेंट में इसको डालता, Br2 और किसकी प्रेजेंस में, CS2 में डिसॉल्व करके देता, तो ये इलेक्ट्रोफाइल मेरा वीक हो जाता, तो हमें ऑर्थो प्लस पैरा के प्रोडक्ट मिलते, ब्रोमो के ऑर्थो प्लस पैरा के प्रोडक्ट मिलते। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कोई भी रिएक्शन हो, उस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, उस पर हमारे रिएक्शन के प्रोडक्ट डिपेंड करेंगे। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 13 तक खत्म। अब आते हैं अपने 14वें क्वेश्चन। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास क्या बोल रहा है, करेक्ट IUPAC नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक ईथर का मॉलिक्यूल दे रखा है, ईथर का मॉलिक्यूल दे रखा है, उसकी IUPAC नेमिंग हमसे पूछी हुई है। तो जब भी हम ईथर की IUPAC नेमिंग करते हैं बच्चों, हमें एक ही कंसेप्ट याद करना है। हमें पता है ईथर के साथ क्या बॉन्ड होता है, ये हमारे पास ईथर है, हमारे पास ईथर आता है ये ROR-, ठीक है, ये मेरे पास ईथर है। हमें सिर्फ इतनी सी बात देखनी होती है, जब भी ईथर की IUPAC नेमिंग हम करते हैं, इतनी सी बात हमें देखनी होती है, जो ऑक्सीजन के अराउंड एल्काइल ग्रुप लगे हैं, ऑक्सीजन के अराउंड जो 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, उनमें से ज़्यादा कार्बन किसके पास है, उनमें से ज़्यादा कार्बन किसके पास है, वो हमारी वर्ड रूट आ जाती है। लॉन्ग वाली हमारे पास जो ज़्यादा कार्बन वाली है वो हमारे पास आ जाती है वर्ड रूट, वर्ड रूट। और जो बाकी बचा है वो हमारे पास चला जाता है प्रीफिक्स में, जो बाकी बचा है वो चला जाता है प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स इसका क्या होता है, एल्कोक्सी, इसका प्रीफिक्स होता है हमारे पास एल्कोक्सी, ईथर का प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, ऑक्सीजन के इस तरफ है CH2 CH3 2 कार्बन, इस तरफ है 6 कार्बन, तो हमारी मेन चेन कौन सी आ जाएगी, मेन चेन कौन सी आ जाएगी, 6 कार्बन वाली।
1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली, 6 कार्बन वाली को हम क्या कहते हैं? हेक्सेन। 6 कार्बन वाली को हम क्या कहते हैं? हेक्सेन। तो वर्ड रूट आ गया हमारा हेक्सेन, वर्ड रूट आ गया हमारा हेक्सेन। 2 कार्बन वाली को हम क्या कहते हैं? इथ। इथ का क्या बन जाएगा? इथॉक्सी। तो हमारे पास प्रीफिक्स क्या आ जाएगी? इथॉक्सी। हमारे पास प्रीफिक्स आ जाएगी इथॉक्सी हेक्सेन, इथॉक्सी हेक्सेन। अब यहाँ पे जो इथॉक्सी हेक्सेन, इथॉक्सी ग्रुप लगा है, जो इथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? नंबरिंग अगर यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कार्बन आ रहा है। यहाँ शुरू करूँ 1 2 3, लोएस्ट नंबर 3, 3 इथॉक्सी हेक्सेन, 3 इथॉक्सी हेक्सेन, डी मेरा आंसर। 3 इथॉक्सी हेक्सेन, डी मेरा आंसर। अब आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। अब आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। हमारे पास एक ईथर दे रखा है, ईथर इज ऑब्टेन्ड थ्रू विलियमसन सिंथेसिस। ये वाला ईथर हमसे विलियमसन सिंथेसिस में मिला है। इसकी सिंथेसिस में, इसकी प्रिपरेशन में कौन सी हैलाइड यूज की गई होगी? हैलाइड कौन सी यूज की गई होगी? ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें विलियमसन सिंथेसिस पता होनी चाहिए, उसके कंसेप्ट सारे पता होने चाहिए कि वो उस कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये तो हमें बताया हुआ है कि विलियमसन सिंथेसिस से बना हुआ है, तो उसके जब तक उसके कंसेप्ट हमें क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगे तब तक इसका आंसर हम नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो अगर मैं विलियमसन सिंथेसिस की बात करूं, मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड होती है, मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड होती है और उसकी मैं रिएक्शन करवाता हूं सोडियम एल्कोक्साइड से, उसकी मैं रिएक्शन करवाता हूं सोडियम एल्कोक्साइड से और मुझे मेरा मिलता है ईथर, मुझे मेरा ईथर मिल जाता है, ठीक है। ये मेरे पास रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस का, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहां से देखूं, इसको यहां से देखूं, तो एक बात तो सिंपल है, एक मैंने एल्काइल हैलाइड यूज की है और एक मैंने सोडियम एल्कोक्साइड आयन यूज की है। ये 2 चीजें मैंने यूज की हैं। अब कौन सी वाली सोडियम एल्कोक्साइड, इसको अगर मैं देखूं कौन सा वाला सोडियम एल्कोक्साइड में जाएगा, यहां से जाएगा या यहां से जाएगा, दोनों जगह से पॉसिबिलिटी है, दोनों जगह से पॉसिबिलिटी है। तो इसका आंसर हमें कैसे मिलता है? इसका आंसर हमें कैसे मिलता है? वहां पे हम कंसेप्ट हमारा यूज होता है बच्चों, हमारा कंसेप्ट यूज होता है वहां पे। हमें पता है जो विलियमसन सिंथेसिस का रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म से जाता है, SN2 मैकेनिज्म से जाता है। अगर ये चीज़ आपको पता है कि जो विलियमसन सिंथेसिस है उसमें SN2 मैकेनिज्म होता है तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा? एल्कोक्साइड एक्ट करेगी एज ए न्यूक्लियोफाइल, एल्कोक्साइड एक्ट करेगी एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा X को और मेरे पास R और OR डैश जुड़ के बनेगा ईथर, ठीक है। अब SN2 मैकेनिज्म की खास बात हमें पता है, जब हमने SN2 मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है, चाहे SN2 मैकेनिज्म जब हमने पढ़ा हुआ है उसमें हमने एक चीज डिस्कस की हुई जो उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, एल्काइल हैलाइड का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है SN2 मैकेनिज्म के अंदर वो होता है प्राइमरी हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी हैलाइड उसके बाद और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होती है टर्शरी हैलाइड। टर्शरी हैलाइड SN2 मैकेनिज्म में सबसे लीस्ट रिएक्टिव होती है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होती है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी होती है? प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अब इस केस में अगर मैं देखूं, अगर मैं ये वाली हैलाइड और ये वाली एल्कोक्साइड आयन लूं, अगर ये वाली हैलाइड लूं और ये वाली एल्कोक्साइड आयन लूं, तो ये तो मेरे पास बनेगी टर्शरी हैलाइड, ये तो मेरे पास बनेगी टर्शरी हैलाइड, टर्शरी हैलाइड, टर्शरी हैलाइड तो लीस्ट रिएक्टिव है, टर्शरी हैलाइड तो लीस्ट रिएक्टिव है। और ये वाली कौन सी है मेरे पास? ये है मेरे पास प्राइमरी हैलाइड, मेरे पास प्राइमरी हैलाइड, तो प्राइमरी हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो विलियमसन सिंथेसिस को देने के लिए हमारे पास कौन सा आंसर होगा? सी। ये हैलाइड यूज करेंगे और ये वाली हम एल्कोक्साइड आयन यूज करेंगे विलियमसन सिंथेसिस में इस ईथर को लेने के लिए। तो यहां तक बच्चों अल्कोहल फिनोल ईथर के जो MCQs है सारे कंसेप्ट के साथ आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और इनके कंसेप्ट को समझा तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे के सारे अल्कोहल फिनोल ईथर से इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। वैल्यू चेंज हो सकती है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, क्वेश्चन यहीं से घूम फिर के यहीं से आएंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी डाउट है इस पूरे टॉपिक के ऊपर, अल्कोहल फिनोल ईथर के ऊपर, तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। 100% मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करूंगा।